हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडेज ऑन एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 6, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। जैसा कि ये चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, यानी एक पुराना गणराज्य। ठीक है, गणराज्य का मतलब होता है जहाँ पर शासक को जो चुन करके बनाया जाता है, इलेक्ट करके बनाया जाता है, उसी गणराज्य कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आपने अपने समय में तो यही देखा होगा कि इलेक्शन करके जो है और राजा को या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को बनाया जाता है, जो एक राज्य का और एक देश का जो है हेड होता है। लेकिन यही काम जो पुराने समय में कैसे होता था, वो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, स्वतंत्र विचरण के लिए यानी कि उसको फ्री छोड़ दिया जाता था कि वो जहाँ उसकी इच्छा वो वहाँ जा सकता है। ठीक है, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। मीन्स अगर जिस घोड़े को छोड़ा गया है स्वतंत्र विचरण करने के लिए, यानी फ्रीली घूमने के लिए उसे छोड़ा गया है, अगर वो किसी दूसरे राज्य में पहुंच जाता है और उस राज्य के राजा ने अगर उसे लड़ाई की और यानी उस घोड़े को रोका, तो ये समझ लिया जाता था कि इसे तो युद्ध करना ही है। ठीक है, अगर वो उस घोड़े को जाने देता था यानी उसे रोकता नहीं था, तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे जो है ज़्यादा शक्तिशाली होता था। ठीक है, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये यज्ञ विशेष करके पुरोहितों यानी कि जो धार्मिक कार्य करते थे उनके द्वारा किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से यानी उनको प्रेजेंट्स दिए जाते थे और उनको सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ये उनका रिवाज था कि जो राजा यज्ञ में है तो उसके लिए वो उपहार प्रेजेंट्स लेकर जाते थे। ठीक है, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। सहचर यानी साथ रहने वाला। ठीक है, यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गान करता था। कौन? जो सहचर होता था राजा का, वो राजा के गुणों का गान करता था, यानी उनका गुणगान करता था, उनकी तारीफें किया करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों और पुत्रों को भी कोई एक छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अनुष्ठान मतलब जो जो धार्मिक कार्य होते हैं, जो छोटे छोटे आपके यहाँ भी कभी कभी होते होंगे, तो आप जानते होंगे इस बारे में, तो उसी को हम अनुष्ठान कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अनुष्ठान थे वो कुछ छोटे छोटे अनुष्ठान जो थे, और राजा की जो रानियाँ होती थी और उनके जो बेटे होते थे उनको भी ये करना पड़ता था। और सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। उनका काम सिर्फ इतना होता था कि वो यज्ञ की पूरी प्रक्रिया यानी पूरी प्रोसेस को देखते थे। वो राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर जी। विष, विष यानी वैश्य, जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, ठीक है, वैश्य भी उनको उपहार दे सकते थे, लेकिन जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, अभी आप इसके बारे में पढ़ेंगे,
शूद्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो लोग शूद्र होते थे या जिनको पुरोहित लोग शूद्र मानते थे, उन्हें उन्हें जो है कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। जो शूद्र हैं उनको जो है बहुत बहुत ही तुच्छ समझा जाता था, इसलिए उन्हें कोई भी अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। शूद्रों को यह माना जाता था कि वो सिर्फ सेवा करने के लिए है। तो चलिए आइए हम देखते हैं यहाँ पर वर्ण सिस्टम को। वर्ण सिस्टम के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। वर्ण सिस्टम जो है एक भारत में एक प्रथा रही है शुरू से, ठीक है, जिसके बारे में कई सारे ग्रंथों में जो है लिखा गया है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के कौन से ग्रंथ, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये ग्रंथ जो हैं जिनके द्वारा लिखा गया, तो उस ग्रंथ में इन अनुष्ठानों के बारे में भी लिखा गया है। इनके संपादन की विधियां बताई गई हैं, यानी किस तरह से अनुष्ठान को करना है उसका बिल्कुल पूरा नियम बताया गया है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। उस समय समाज में कई समूह थे, और जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक यानी जो पशुओं का पालन करते थे, व्यापारी जो व्यापार करते थे, शिल्पकार जो मूर्तियां बनाते थे, और श्रमिक यानी जो मजदूरी करते थे, मछली पकड़ने वाले और जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ जो कृषक थे यानी जो किसान थे और व्यापारी थे, वो धनवान थे, ठीक है। दूसरी ओर जो पशुपालक थे, शिल्पकार और श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और ऐसे ऐसे काम करने वाले, जो भोजन को संग्रह करने वाले लोग थे, यानी कि इनके पास ज़्यादा धन नहीं हुआ करता था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया था। जो पुरोहित थे उस समय के, जो धार्मिक कार्य को करते थे, उन लोगों ने क्या कर रखा था कि पूरे समाज को जो है 4 भागों में बांट रखा था, जिन्हें वर्ण कहते हैं, ठीक है। उनके अनुसार हर वर्ण के अलग अलग कार्य थे। उनको निर्धारित कर दिया गया था कि इस वर्ण को ये काम करना है, इस वर्ण को ये काम करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला वर्ण जो था वो है ब्राह्मण। और ब्राह्मणों का काम क्या था? वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना और यज्ञ करना, और जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। यानी यज्ञ करने से और अध्ययन और अध्यापन करने से, यानी खुद पढ़ने से और पढ़ाने के लिए उनको उपहार भी मिलता था, ठीक है। और दूसरा स्थान था शासकों का, ठीक है। शासक यानी राजाओं का, जो राज्यों पर राज करते थे, ठीक है, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। और क्षत्रियों का काम क्या था? तो उनका काम था युद्ध करना, जो लोगों की रक्षा करते थे, ठीक है। और तीसरे स्थान पे थे विश्य यानी वैश्य। और इसमें कौन कौन से लोग थे? तो इसमें थे किसान और पशुपालक और व्यापारी, ये सब थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार मिला था, लेकिन वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इसलिए शूद्रों का काम जो है, ये तीनों वर्णों की सेवा करना निर्धारित किया गया था। और इन्हें जो है किसी भी अनुष्ठान को करने का अधिकार नहीं था। और उस समय में जो है, जो औरतें या स्त्रियां थी, उनको भी शूद्र ही माना जाता था। बिल्कुल उनका दर्जा तो जो था बिल्कुल शूद्र के समान था, कि जो काम शूद्र नहीं करते थे वो महिलाएं भी नहीं करती थी, ठीक है। तो महिला जो थी और शूद्र बिल्कुल सेम कैटेगरी में आते थे। शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, वो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसी तरह से महिलाओं को भी यह अधिकार नहीं था कि वो वेदों का अध्ययन करें। तो आई एम श्योर ये समझ में आया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनपद। तो हम जनपद के बारे में पढ़ने वाले हैं।
महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है, जो यज्ञों को करने वाले राजा थे, अब उनका काम क्या हो गया, अब वो जन के राजा यानी लोगों के राजा न होकर के अब वो जनपदों के राजा होने लगे। ठीक है, जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। ठीक है, तो जिस स्थान में लोग बसते थे उस पूरे स्थान पर एक राजा हुआ करता था। ठीक है, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों यानी जानवर, अन्य जानवरों को भी पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। ठीक है, और लोग उस समय मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे, जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपको इमेज में दिख रही है। ठीक है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। जो बर्तन होते थे कुछ धूसर यानी बिल्कुल मिट्टी के कलर के, और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुराने स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई और ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है, जो आप इस इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, महाजनपद। महाजनपद, इन्हीं महाजनपद यानी जनपदों को जो है महाजनपद कहा जाने लगा। लगभग 2500 साल पहले जो कुछ जनपद थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गए और उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। ठीक है, जैसे आज के समय में राजधानी होती है, जैसे हर स्टेट की राजधानी है, अपने देश की भी राजधानी है, वैसे ही उस समय में राजधानियाँ होती थी महाजनपदों की। ठीक है, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी यानी उसको चारों तरफ से घेर करके उसको या फिर लकड़ी से या ईंट पत्थर से ऊंची ऊंची दीवारें बना दिया जाता था, उसको कहते थे किलाबंदी किया गया है। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के से डर कर जो है अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया होगा। डेफिनेटली जो आज के समय में वैसे किले तो नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन आप कुछ मुग़ल काल के जैसे किले बनाए गए हैं उसे आप देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह के किले अपनी सुरक्षा के लिए राजा लोग बनवाते थे। तो कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल यानी ऊंची बड़ी बड़ी दीवारें, प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर देते थे। तो वो अपनी समृद्धि को दिखाते थे कि यानी उनके पास कितना धन है, वो अपनी शक्ति को, अपने धन को दिखाते थे कि वो कितना पावरफुल है। ठीक है, तो इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी आसान हो जाता था। और इस तरह की बड़ी बड़ी दीवारें बनाने के लिए वो इसकी योजना भी बनाते थे और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतज़ाम करना पड़ता था और हज़ारों स्त्री पुरुष या बच्चे जो है इसके लिए बहुत ही परिश्रम करते थे और बहुत ही मेहनत करते थे उसको बनाने के लिए। जिस तरह से आज हमें साधन उपलब्ध हैं वैसे उस समय में नहीं थे। इसके समझ लो कि आज के 4 गुना मेहनत जो है उस समय में करनी पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे, यानी धीरे धीरे जो समय बीतता गया, समय गुजरता गया, तो क्या हुआ कि उसके बाद जो है राजा लोग
अपनी सेनाएं भी रखने लगे। जिस तरह से आज आप लोग देखते हैं कि हर एक देश जो है, हर एक देश के पास जो है सेना है, वैसे ही वो लोग भी सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। ठीक है, तो आप जो इस इमेज में देख रहे हैं, ये देखिए, ये है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है कौशाम्बी किले की दीवार, यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास जो है एक ईंट की ऐसी दीवार मिली है जो लगभग दो या 2,500 साल पहले बनी हो सकती है। तो ये बिल्कुल किले की तरह है जिसे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है किलेबंदी की जाती थी। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर। कर यानी टैक्स। टैक्स से आप लोग परिचित तो होंगे ही और जानते होंगे, क्योंकि टैक्स आज के समय में भी लिया जाता है। ठीक है, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, यानी बड़े बड़े किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, यानी उन्हें पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती थी जिससे अपना वो सारा काम कर सकें। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी और महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। अब उन लोगों ने ये सोचा कि जो पहले तो वो निर्भर थे किस पे, जो लोग प्रेजेंट्स लाते थे उस पे वो निर्भर थे, उससे अपना काम करते थे। लेकिन जब से उन्होंने सेना रखना शुरू कर दिया और किलेबंदी कर ली, तो उन्हें ये ज़रूरी हो गया कि पूरी तरह से उसकी देखभाल की जाए और जो है अपने कर्मचारियों को जैसे वो वेतन भी देते थे, तो उसके लिए उनको पर्याप्त संसाधन होने चाहिए थे, जिसके लिए उन्होंने क्या किया था, अब उन्होंने टैक्स वसूलना जो है शुरू कर दिया था। ठीक है, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा लोग कृषि करने वाले लोग थे और उस जो टैक्स उन्होंने लगाया था तो उसमें क्या था कि 1/6वां भाग जो है कर के रूप में लेते थे लोग। ठीक है, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जो कारीगर जो लोग थे उन पे जो टैक्स लगाया गया वो किस तरह देते थे, वो पैसे के रूप में नहीं देते थे, वो जो है वहाँ पे मजदूरी करके, यानी अपना श्रम जो है चुकाते थे, अपना श्रम बेचते थे, समझ लीजिए ऐसे। ठीक है, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, यानी अपने टैक्स को चुकाने के लिए वो क्या करते थे कि 1 दिन राजा के यहाँ जो है वो काम कराते थे। और पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, यानी कि जैसे जानवर है तो जानवर से उनको क्या बेनिफिट हुआ है, मान लो भैंस है, गाय है, तो उससे उनको दूध मिला है, तो दूध जो है वो टैक्स के रूप में जो है वो भर देते थे। ठीक है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी उनको टैक्स देना पड़ता था। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, यानी जितने भी लोग थे वो जिस तरह से उनका काम था, अपने काम के हिसाब से वो हर व्यक्ति को टैक्स देना होता था। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ, और आपने देखा है कि कृषि में परिवर्तन जो है एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में पहले की तरह जो है ट्रेडिशनल खेती जो है नहीं होती है, वो बहुत कुछ बदल चुका है। वैज्ञानिक खेती हो रही है, ऑर्गेनिक खेती हो रही है। तो पहले के समय में जो खेती होता था, लेकिन कुछ उसमें चेंजेस आए थे, तो चलिए हम उसे देखते हैं। इस युग में कृषि के लिए 2 बड़े परिवर्तन आए। ठीक है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, यानी पहले लकड़ी के हुआ करते थे, अब जो है जब ये परिवर्तन हुआ तो लोहे के बनने लगे।
अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। जी हाँ, तो इससे फसलों की उपज बढ़ गई, यानी कि उनको खेत जोतने में जो है अब आसानी होती थी जब वो लोहे के फाल से जो है खेत को जोतते थे, तो उपज भी बढ़ी। और दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। इसका मतलब खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय क्या किया उन लोगों ने, धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू की। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आज के समय में वही रोपण प्रक्रिया से, रोपण प्रोसेस से जो है धान के पौधे लगाए जाते हैं। यानी पहले जो है एक जगह पे बीज डाल दिया जाता है, और जब बीज थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी पौधे का रूप ले लेते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसको निकाल निकाल करके और खेतों में लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह से उन लोगों ने पौधे, धान के पौधों का रोपण करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तब इससे क्या हुआ कि इससे बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। यानी जो पहले ऐसे छिड़क के उगाया जाता था तो बहुत सारे पौधे मर जाते थे, उसमें होते नहीं थे। तो अब जो ये विधि जो अपनाई गई, इससे बहुत उनको फ़ायदा हुआ और उस समय पैदावार भी बढ़ी। लेकिन इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता था। ठीक है, ये काम ज़्यादातर कौन से लोग करते थे, दास दासी और बिना जो खेत के लोग थे, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, यानी जो कामगार होते थे, वो लोग ये काम को करते थे। ठीक है, आई एम श्योर समझ में आया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण, मगध। मगध को आप जानते होंगे, जो लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ठीक है, यानी कि पूरे इंडिया में जो मगध जो था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस जो था वो बन गया था। ठीक है, और क्योंकि इसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बनने का भी एक कारण था। वो क्या था, गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। जी हाँ, गंगा और सोन जैसी नदियाँ, ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब आज के समय जैसा उस समय में नहीं था। जिस जगह पे नदियाँ होती थी वो पैदावार ज़मीन हुआ करती थी, उपजाऊ ज़मीन हुआ करती थी। तो मगध जो था, मगध से 2 नदियाँ जाती थी, कौन कौन सी, सोन और गंगा नदी। तो ज़मीन उपजाऊ होती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। ठीक है, और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। और यही नहीं, और क्या किया जाता था, जंगलों से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। यानी कि जो काम वो करते थे उसमें 90% जो है उनको उसी जिस जगह पे वो मगध में रहते थे, तो मगध से ही उनको 90% चीज़ें उनको मिल जाती थी ईजिली। ठीक है, तो यानी सेना के लिए वो हाथियों का प्रयोग करने लगे थे। और मगध राज्य ही है जो हाथियों का प्रयोग करने वाला, युद्ध में हाथियों का प्रयोग करने वाला सबसे पहला राज्य उस समय का था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। ठीक है, लौह और अयस्क की मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। ये जो लौह और अयस्क थे, ये हथियार बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल थे। ठीक है, मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। ठीक है, बिंबसार और अजातशत्रु। ठीक, अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। और महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जो आधुनिक राजगीर है उसे राजगृह पहले कहा जाता था, तो कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही।
यानी कई सालों तक जो है मगध की राजधानी राजगीर बनी रही। उसके बाद में पाटलिपुत्र जो आज का जो आज का पटना शहर है, उसे आज वर्तमान में जो है राजधानी बनाया गया है। 2300 साल से भी पहले की बात है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, यानी पूरे विश्व को जो है वो जीतना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे जो है वो पहुंचा। फिर जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, यानी जब वह मगध की ओर जाना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। आइए अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, वज्जी। आज नेक्स्ट टॉपिक है वज्जी। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मगध जो है एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके पास ही एक वज्जी राज्य था, ठीक है, जिसकी राजधानी वैशाली थी, ठीक है, जिसे आज बिहार कहते हैं। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ क्या होते थे? गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, यानी कि जिस समूह में कई सदस्य होते थे उसको गढ़ कहा जाता था। और संघ किसे कहा जाता था? संघ यानी संगठन या सभा को संघ कह दिया जाता था। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे और इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, यानी जो उस गढ़ में होता था वो सभी लोग, जो हर व्यक्ति जो है राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। यह अनुष्ठान जैसे मैंने पहले बताया, जो धार्मिक कार्य होते थे उसे छोटे छोटे जो घरों में धार्मिक कार्य किए जाते हैं वो अनुष्ठान कहलाते हैं। तो वो अनुष्ठान वो करते थे, संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है। जैसे आज से हमारे असेंबली में, पार्लियामेंट में जैसे होता है, बिल्कुल ऐसे ही उस समय भी वाद विवाद करके जो है निर्णय को लिया जाता था। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे, ठीक है। स्त्रियां, दास और कमकार जो है इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। जैसे मैंने पहले बताया, इन लोगों को तुच्छ समझा जाता था, इन लोगों को दास समझा जाता था। दास यानी दास का क्या काम होता है? लोगों की सेवा करना। तो इनको सिर्फ इतना काम दिया गया था कि सिर्फ इन लोगों को लोगों की सेवा करना है और सभाओं में ये हिस्सा नहीं ले सकते थे, ठीक है। बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। ये करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजात शत्रु और वज्जी संघ, तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा
उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान और समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। यानी ये जो वज्जीवासी तब तक उन्हें, यानी कि जो वज्जीवासी थे, जो वज्जी था, जो मगध के पास का एक जगह था, तो वो लोग कब तक उन्नति करते रहेंगे? तो बुद्ध ने ये बताया कि जब तक वे पूरी तरह से इसको फॉलो करेंगे, ये जो नियम है उनको मानेंगे, तभी वो उन्नति कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उन्हें उनके आने और जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि ये जो मगध है, मगध और वज्जी, ये सब, इस पे महाजनपदों पे कई राजा आए और कई गए, लेकिन पूरे एरिया पर जो है राज्य किसने किया? सम्राट अशोक ने। तो दोस्तों, आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।